हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज के इस सेशन में हम बात कर रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम जो 5 सितंबर को प्रथम शिफ्ट, द्वितीय और तृतीय तीनों शिफ्टों के यहाँ पे दोस्तों ऑल शिफ्ट के यहाँ पे जो जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का यहाँ पे 100% रियल एनालिसिस करने वाले हैं। आपको जो हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वह समस्त हूबहू क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। चलिए बात करते हैं। आज सबसे पहले दोस्तों हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, फिर उसके बाद में सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे और सबसे अंत के अंदर जो बात करेंगे वह थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रथम शिफ्ट के प्रथम क्वेश्चन पर। गंगूबाई हंगल किस घराने से संबंधित है? तो दोस्तों गंगूबाई हंगल है वह किराना घराना से संबंधित है और किराना घराना से अन्य जो प्रसिद्ध गायक हैं उनके बारे में बात करते हैं। उनमें पंडित भीमसेन जोशी हैं, गंगूबाई हंगल है, सवाई गंधर्व है, सुरेश बाबू माने हैं, प्रभा अत्रे हैं, यह भी दोस्तों किराने घराने से संबंधित है। हीराबाई वाडोदकर है, मणिक वर्मा है, सुरेश बाबू माने हैं। तो दोस्तों ये समस्त है जो किराना घराने से संबंधित है। और दोस्तों एक जो लखनऊ घराने से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो अवध के नवाब जो वाजिद अली शाह के दरबार में इसकी परंपरा की शुरुआत होती है। तो लखनऊ घराना की जो शुरुआत कहां से होती है? तो दोस्तों अवध से इसकी शुरुआत होती है। और अवध के जो तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह है उनके दरबार में सबसे पहले लखनऊ घराना की शुरुआत होती है। और ये लखनऊ घराना किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये दोस्तों कथक नृत्य शैली से संबंधित है। और दोस्तों बात करते हैं कथक जो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये दोस्तों उत्तर भारत है। जी हाँ, उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों बात करते हैं कि जो लखनऊ घराना के जो प्रसिद्ध प्रतिनिधि या नर्तक हैं उनमें पंडित बिरजू महाराज आते हैं, अच्छन महाराज है, ईश्वरी प्रसाद है, ठाकुर प्रसाद है और श्री बिंदादीन महाराज है और कालिका प्रसाद है। ये जो है समस्त मुख्य जो लखनऊ घराना के प्रतिनिधित्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित नृत्यांगना है। तो हेमा मालिनी एक किस जो नृत्य की नृत्यांगना है? तो बात करते हैं भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम की दोस्तों ये जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है जो हेमा मालिनी है। और ये दोस्तों एक अभिनेत्री है। दोस्तों हाँ बात करते हैं तो हेमा मालिनी एक अभिनेत्री के साथ साथ वर्तमान में दोस्तों लोकसभा सांसद भी है। जी हाँ, लोकसभा में सांसद भी है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। हेमा मालिनी एक भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। गुलाबो सपेरो किस नृत्य से संबंधित है? तो जो गुलाबो सपेरो है वह किस नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों कालबेलिया। जी हाँ, गुलाबो सपेरा है प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य करती है जो कि राजस्थान का एक मशहूर लोक नृत्य है। और ये दोस्तों कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जाति द्वारा प्रसिद्ध नृत्य किया जाता है। और कालबेलिया नृत्य राजस्थान का एक लोक नृत्य है और इसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है या स्नेक चार्मर डांस भी जो कालबेलिया नृत्य है उसे कहा जाता है। और दोस्तों कालबेलिया नृत्य से एक मुख्य क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, वह है कि जो कालबेलिया नृत्य है उसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों बात करते हैं कालबेलिया नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया था। तो आपको ये दोस्तों अन्य फैक्ट भी पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है असम में फसल कटाई उत्सव कौन सा मनाया जाता है? तो दोस्तों असम में फसल कटाई के उत्सव के रूप में बिहू को मनाया जाता है। और दोस्तों बात करते हैं अन्य स्टेट के कौन कौन से ऐसे पर्व हैं जो फसल कटाई के उत्सव के दौरान मनाए जाते हैं? तो उत्तर भारत में दोस्तों संपूर्ण उत्तर भारत में 14 और 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो यह भी दोस्तों एक फसल कटाई उत्सव है। साथ ही बात करते हैं तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है। और ये दोस्तों और बात करते हैं पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है, वैसाखी मनाई जाती है। ये पंजाब में काफी जो मुख्य बनाई जाती है। ये दोस्तों निम्न है जो कि फसल कटाई उत्सव के तौर पर अलग अलग राज्यों में दोस्तों मनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करें ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है वह ऑस्ट्रेलिया के अंदर। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के जो क्वींसलैंड है उसके उत्तरी पूर्वी तट के समांतर बनी हुई विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। तो दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की या कोरल वॉल भी इसे कहा जाता है। जी हाँ, इसे कोरल वॉल भी इसे कहा जाता है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ को एक अन्य नाम से और जाना जाता है। तो इसे दोस्तों अन्य नाम क्या है? तो इसे दोस्तों पानी का बगीचा भी, जी हाँ, पानी का बगीचा भी इसे कहा जाता है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। और बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की, तो ये चट्टान क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के तट पर
कोरल सागर में स्थित है और जो 160 किलोमीटर चौड़ी है और 61 मीटर अधिक गहरी है और एक चैनल द्वारा तट से अलग हुई है। और दोस्तों बात करते हैं 2900 से अधिक व्यक्तिगत चट्टानों से बनी हुई और 900 द्वीप लगभग 3,44,400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 2300 किलोमीटर या कहा जाए 1400 मील तक फैला हुआ है। तो इस प्रकार दोस्तों जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसे पानी का बगीचा या जो इसे अन्य और नाम से जाना जाता है, जो आप सभी के सामने रख दिए गए हैं। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है पंजाब में किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? पंजाब किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? तो बात करते हैं नमक है जो पंजाब में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है। तो पंजाब में दोस्तों नमक काफी पाया जाता है और पंजाब खनिजों और कोयले के भंडार में समृद्ध नहीं है। तो पंजाब में दोस्तों खनिज व कोयले नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी है जो मिट्टी की ऐसी जलोढ़ मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों किसी प्रकार का कोई यहाँ पे जो खनिज वगैरह नहीं पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी हमेशा कृषि कार्य के लिए उपयुक्त मानी गई है। जी हाँ, जलोढ़ मिट्टी होती है जो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त मानी गई है। कृषि कार्य हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वह जलोढ़ मिट्टी होती है। तो आपने देखा होगा कि पंजाब के क्षेत्र में दोस्तों ज्यादा पैदावार होती है, चाहे वह धान संबंधित हो या गेहूं संबंधित हो। सबसे ज्यादा दोस्तों जो पैदावार होती है वो पंजाब राज्य के अंदर ही होती है। इसीलिए दोस्तों जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी में से एक है। इसकी उच्च सांद्रता के कारण इसमें कम से कम पानी की आवश्यकता होती है। तो कम पानी में अधिक पैदावार के लिए दोमट मिट्टी जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में किसने की थी? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ ठाकुर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में की थी और 1951 में संसद में एक अधिनियम द्वारा इस संस्थान को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों जो विश्व भारती विद्यालय की स्थापना है 1921 के अंदर जो की गई रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा पश्चिम बंगाल में, फिर उसे जो 1951 का संसद में एक अधिनियम आता है, फिर उससे दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय की यहाँ पे जो दर्जा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन का दोस्तों निर्णय की बात की जाती है तो सबसे पहले निर्णय 19 जुलाई 1905, जी हाँ 19 जुलाई 1905 को जो तत्कालीन गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया जाता है। जी हाँ, लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल विभाजन किया था जो कि 1905 के अंदर किया। और ये प्रभावी कब होता है? तो ये प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 से होता है और लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। और जो दोस्तों यहाँ पे जो बंगाल विभाजन है वह 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा घोषणा की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। जी हाँ, दिल्ली के मेहरौली इलाके में यह जो कुतुब मीनार स्थित है। और दोस्तों कुतुब मीनार के निर्माण की बात करें तो दोस्तों यह है जो कुतुब मीनार है, इस प्रकार से दोस्तों एक खड़ी इमारत है और इसमें दोस्तों जो काफी मंजिलें बनाई गई है। जी हाँ, ये काफी मंजिला है, बहुमंजिला इमारत है। दोस्तों इसकी जो शुरुआत की बात करते हैं तो कुतुब मीनार की शुरुआत है जो 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई गई। और इन्होंने दोस्तों ऐबक ने 1199 में केवल इसके आधार की रचना करवाई थी। जी हाँ, आधार की रचना करवाई जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में करवाया। फिर उसके उत्तराधिकारी जो इल्तुतमिश है उन्होंने 1220 में दूसरी व तीसरी बिल्डिंग का निर्माण है जो इल्तुतमिश के द्वारा करवाया जाता है, इल्तुतमिश के द्वारा जो करवाया जाता है। फिर उसके बाद में दोस्तों जो 1369 के अंदर जो फिरोज शाह तुगलक है, जी हाँ फिरोज शाह तुगलक है, उनके द्वारा यहाँ पे जो चौथी और पांचवी बिल्डिंग का निर्माण या अंतिम मंजिल का निर्माण करवाया जाता है वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया जाता है। और दोस्तों कुतुब मीनार से एक क्वेश्चन मुख्य पूछा जाता है कि इसे यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब घोषित किया गया? तो यूनेस्को में दोस्तों इसे कब लिया जाता है? तो 1993, जी हाँ 1993 के अंदर इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर के नारायण द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों आर के नारायण द्वारा काफी पुस्तकें लिखी गई हैं, ऑप्शन आप सभी द्वारा नहीं भेजे गए। तो बात करते हैं आर के नारायण द्वारा लिखित जो प्रचलित पुस्तकें हैं उनके ऊपर। तो मालगुडी डेज दोस्तों इनकी काफी प्रचलित पुस्तक और ये काफी एग्जाम में पूछी जाती है। उनके अलावा बैचलर ऑफ आर्ट्स है, द गाइड है, द महाभारत है, शॉर्ट एंड मॉडर्न है, स्वामी एंड फ्रेंड है, द पेंटर ऑफ साइंस है एंड द इंग्लिश टीचर है। और दोस्तों इनमें सबसे प्रचलित जो मालगुडी डेज है काफी एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों अब आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो कौन सा क्वेश्चन या और कौन से ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है मैन कैम्फ जीवनी के लेखक कौन है? तो इस जीवनी के लेखक दोस्तों एडोल्फ हिटलर है। जी हाँ, एडोल्फ हिटलर इसके लेखक है और इन्होंने 1923 में इस पुस्तक को लिखा था। और दोस्तों बात करते हैं मैन कैम्प का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मैन कैम्प का शाब्दिक अर्थ होता है माई स्ट्रगल या मेरा संघर्ष। जी हाँ,
माई स्ट्रगल है या मेरा संघर्ष इसे कहा जाता है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है पीलिया रोग में किसी बच्चे के जन्म के 2 से 4 दिनों में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो दोस्तों पीलिया रोग में बात करते हैं तो नवजात शिशु की आंखों का सफेद जो भाग है जॉन्डिस के कारण पीला पड़ने लग जाता है। तो दोस्तों आंखों का जो सफेद भाग है वह जॉन्डिस या पीलिया के कारण पीला पड़ने लग जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चों को उल्टी आने लगती है, दस्त होने लगते हैं और 100 डिग्री से ज्यादा बुखार होने लगता है। तो पीलिया रोग में दोस्तों जो नवजात शिशु को यहाँ पे जॉन्डिस या पीलिया रोग होता है तो उसका जो सफेद का सफेद भाग है वह पीला पड़ने लग जाता है, बच्चों को उल्टी होती है, दस्त होते हैं और 100 डिग्री से ज्यादा का बुखार होता है। और दोस्तों बात करते हैं जो पैथोलॉजिकल पीलिया है ये जन्म होने के 24 घंटे के अंदर हो जाता है। तो दोस्तों जो पैथोलॉजिकल पीलिया है वो जन्म होने के 24 घंटे के अंदर होता है और प्रतिदिन 5 मिलीग्राम प्रति DL से अधिक की वृद्धि और पूर्ण अवधि के नवजात शिशु में कुल सीरम बिलिरुबिन स्तर 17 मिली प्रति ग्राम डीजल से अधिक हो जाता है। और दोस्तों अन्य फैक्ट के ऊपर बात करें तो पीलिया रोग मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो किस अंग को प्रभावित करता है तो हम बात करें तो अंग है दोस्तों लीवर, यकृत। जो पीलिया है वह यकृत को काफी प्रभावित करता है और यकृत में जो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बनते हैं वह नहीं बनते हैं और जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे पीला रंग ज्यादा अधिक हो जाता है और यहाँ पे व्यक्ति को या शिशु को पीलिया हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है रेखीय संवेगी विमा क्या है। तो रेखीय संवेगी विमा निकालने के लिए दोस्तों हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो रेखीय संवेग होता है P बराबर mv, जी हाँ m यहाँ पे द्रव्यमान है, जी हाँ kg में है और वेग होता है, वेग की जो यहाँ पे मात्रक होते हैं मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे दोस्तों kg का हम जो द्रव्यमान है उसके लिए m लिया जाता है और दोस्तों ये जो मीटर प्रति सेकंड है इसकी विमा L/T होती है। जो L दोस्तों दूरी के लिए लिया जाता है, जी हाँ L दूरी के लिए, T समय के लिए दिया गया है और यहाँ पे m जो है दोस्तों ये कैपिटल M है, यह हमेशा द्रव्यमान, जी हाँ द्रव्यमान के लिए इसे लिया जाता है। तो ये दोस्तों m हुआ, ये L हो गया और ये T दोस्तों ये बटा में है तो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी जो विमा है रैखिक संवेग की वह m1 L1 T-1 होने वाली है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट हेतु ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया। तो ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट हेतु जो यहाँ पे ग्रैमी अवार्ड दिया गया वह जाकिर हुसैन को 2008 के अंदर दिया जाता है और दोस्तों बेस्ट सिनेमेटोपोरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम के लिए इसे दिया जाता है। और ये जो ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत एक पुरस्कार है और ये यूएस से आधारित है और पहला अवार्ड 4 मई 1959 को प्रदान किया गया और रविशंकर ने ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित 5 ग्रैमी पुरस्कार जीत चुके हैं और AR रहमान ने स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है 2023 सेफ चैंपियनशिप किस राज्य में हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेफ चैंपियनशिप है ये किस खेल से संबंधित है। तो सेफ चैंपियनशिप है जो फुटबॉल खेल से संबंधित है, जी हाँ फुटबॉल खेल से सेफ चैंपियनशिप संबंधित है और 21 जून से 4 जुलाई 2023 तक कर्नाटक के बेंगलुरु के श्री कांतिराव स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। तो सेफ चैंपियनशिप का आयोजन दोस्तों कर्नाटक के अंदर किया गया है जो कि बेंगलुरु शहर के कांतिराव स्टेडियम में किया गया है और सेफ चैंपियनशिप का 14वां संस्करण दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित दक्षिण एशिया की द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप है और इसमें दोस्तों विजेता की बात की जाते हैं, जी हाँ विजेता की बात की जाती है तो विजेता भारत है और दोस्तों उपविजेता की बात की जाती है, जी हाँ उपविजेता या रनर अप की बात की जाती है तो वह दोस्तों यहाँ पे आप सभी के सामने कुवैत है। और दोस्तों यहाँ पे इस जो सेफ टूर्नामेंट से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है वह है कि सेफ चैंपियनशिप 2023 में टॉप स्कोरर कौन है। सुनील छेत्री। और बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया है। तो बेस्ट प्लेयर का जो अवार्ड दिया गया है वह भी सुनील छेत्री को दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2023 IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, जी हाँ भारत ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। और ओवरऑल रैंक की बात की जाती है तो भारत की इस टूर्नामेंट में रैंक रहती है वह भारत फर्स्ट पोजीशन पे रहता है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और ये दोस्तों जो ये वर्ल्ड बॉक्स चैंपियनशिप होती है यह नई दिल्ली के अंदर, जी हाँ न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर ही होती है तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और न्यू दिल्ली का दोस्तों जो KD जाधव इंडोर हॉल है उसके अंदर ही यहाँ पे किया गया है।
अगले क्वेश्चन पे बात करें वह है विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना संबंधित गलत कथन कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो विद्युत क्षेत्र की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना है उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो 30 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया है और वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के परिव्ययों के साथ इस योजना का उद्देश्य वितरण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए डिस्कॉम को वित्तीय सहायता प्रदान की है और इस योजना के लिए आवंटित राशि है 3,03,758 करोड़ रुपए यहाँ पे आवंटित किए गए हैं और देश के उपभोक्ताओं को 25 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य रखा गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 के प्रथम चरण में कितने राज्यों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 है इसमें कितने राज्यों को शामिल किया गया है। इसमें 6 राज्यों को शामिल किया गया है जिनमें बिहार है, यूपी है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, झारखंड है, उड़ीसा है। ये भारत के 6 राज्यों में यह जो शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान कोविड-19 महामारी से पीड़ित प्रवासी मजदूरों के समक्ष उत्पन्न रोजगार की समस्या के समाधान हेतु 125 दिनों का अभियान शुरू किया गया था और यह शुरुआत दोस्तों बिहार के खगड़िया जिले के ग्राम तेलियार से किया गया है। तो दोस्तों जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है इसकी शुरुआत बिहार के अंदर से की जाती है और ये दोस्तों जो कब की जाती है तो 20 जून 2020 को शुरुआत की जाती है और ये दोस्तों जो कोविड-19 महामारी से पीड़ित जो प्रवासी मजदूर है उनके जो सामने जो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है तो उसमें जो रोजगार की जो समस्या को दूर करने के लिए 125 दिनों का अभियान शुरू किया था वह दोस्तों 20 जून 2020 को शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में 2023 तक कितनी अनुसूचियां थी। तो दोस्तों बात करते हैं जब मूल संविधान की, जी हाँ, एक मूल संविधान की बात करेंगे और एक वर्तमान संविधान की बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 395 अनुच्छेद थे और अभी भी 395 अनुच्छेद है। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं अनुसूचियों की। तो अनुसूचियों की बात करें तो यहाँ पे अनुसूचियां थी वह 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी। इसे बढ़ाकर दोस्तों 12 कर दिया जाता है। वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। भाग की संख्या बात की जाती है तो मूल संविधान में जो संविधान के 22 भाग थे जो कि बढ़कर दोस्तों अब यहाँ पे 25 जो भाग वर्तमान में हो चुके हैं। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे फर्स्ट सूची में संघ तथा राज्य के क्षेत्रों का वर्णन है, दूसरी अनुसूची में मुख्य अधिकारियों की भत्ते तथा वेतन है, तीसरी अनुसूची में शपथ है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का उल्लेख है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है और दोस्तों और जो यहाँ पे छठी अनुसूची आती है उसमें एसटी एससी में जो क्षेत्र आते हैं जिनमें दोस्तों नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र है उनके बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार 7वीं 8वीं भाषा है और दोस्तों इस प्रकार से 9वीं दल बदल 10वीं और 11वीं 12वीं नगर पालिका और यहाँ पे इनसे संबंधित है। तो ये समस्त अनुसूची आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें विधानसभा पर धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश किया जाता है। तो दोस्तों जिस प्रकार लोकसभा के अंदर जो धन विधेयक है वह राष्ट्रपति की अनुशंसा पर या अनुमति पर पेश किया जाता है, उसी प्रकार विधानसभा में जो धन विधेयक है राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और ये दोस्तों जो धन विधेयक है भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल दोस्तों इसमें मनी है, जी हाँ, आर्टिकल 110 है। तो इसको याद करने का दोस्तों सबसे तरीका है कि ये 110 इस प्रकार है तो इसे दोस्तों आप यहाँ पे एम करके मनी बना सकते हैं। तो मनी दोस्तों धन विधेयक तो आप दोस्तों इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि 110 का हमें मनी बनाना है तो मनी दोस्तों यहाँ से बनने वाला है। तो 110 दोस्तों आर्टिकल है जो कि धन विधेयक से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग टर्म में ब्याज का क्या अर्थ होता है। तो बैंकिंग टर्म में ब्याज का अर्थ होता है या वह ब्याज वह कीमत है जो आप पैसा उधार लेने के लिए चुकाते हैं या वह लागत है जो आप पैसा उधार देने के लिए वसूलते हैं। तो उसे दोस्तों बैंकिंग टर्म में ब्याज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार की नजर में गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां क्या है। तो इन प्राप्तियों को सरकार की देनदारियां नहीं माना जाता है और इसका उदाहरण है कि गैर ऋण सर्जन पूंजीगत प्राप्तियों के उदाहरण है ऋण की वसूली, सार्वजनिक उद्यमों की बिक्री से प्राप्त आय, बोनस शेयर जारी करना आदि है दोस्तों जो गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इंडिया पोस्ट में कौन 6 मेन चैनल में से नहीं है। तो दोस्तों हम बात करते हैं इंडिया पोस्ट के 6 मेन चैनल। जो 6 मुख्य चैनलों में राजधानी चैनल है, मेट्रो चैनल है, ग्रीन चैनल है, बिजनेस चैनल है, बल्क मेल चैनल है और पीरियोडिकल चैनल शामिल है। वे प्रमुख शहरों के बीच मेल की तीव्रता की डिलीवरी की सुविधा प्रदान करते हैं। और दोस्तों बात करते हैं कि जो इंडिया पोस्ट दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। तो दोस्तों जो इंडिया पोस्ट है
दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है और पार्सल तथा व्यक्तिगत पत्रों को संभालता है। प्रथम श्रेणी मेल इसमें पोस्ट कार्ड और लिफाफे होते हैं जिन्हें स्टेशनों के बीच हवाई मार्ग से भेजा जाता है। और द्वितीय श्रेणी मेल में इनमें किताबें, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, पैकेज आदि शामिल है जो भूमि और जल मार्ग से ले जाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से दोस्तों जो यहाँ पे 6 मेन चैनल कार्य करते हैं, जिनमें दोस्तों इंडिया पोस्ट है जो दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, वह है हरिहर नाथ मंदिर के पास कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा प्राचीन पशु मेला लगता है। तो दोस्तों हरिहर नाथ मंदिर के पास जो बिहार में सोनपुर मेला लगता है, जी हाँ, सोनपुर मेला बिहार में लगता है जो हर साल कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और सोनपुर मेला है जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो दोस्तों ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला या छत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ बैल, हाथी तथा घोड़े खरीदे जाते हैं। और पहले यह मेला हाजीपुर में होता था और बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश से यह मेला सोनपुर बिहार के अंदर लगना आरंभ होता है। तो दोस्तों सोनपुर बिहार में विश्व का सबसे या एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है जो सोनपुर बिहार के अंदर लगता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, अगला क्वेश्चन है साइखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों जो मीराबाई चानू है ये वेट लिफ्टिंग करती है। जी हाँ, वेट लिफ्टिंग जिसे भारोत्तोलन भी कहा जाता है। तो वेट लिफ्टिंग से यह खिलाड़ी शामिल है जिन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में 49 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता है। और मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में स्वर्ण पदक जीता है और कुल 201 किग्रा वजन उठाया। और मणिपुर से 2018 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इनसे संबंधित मीराबाई चानू से संबंधित समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु हैं वह चित्तरंजन दास हैं। अगले क्वेश्चन पे बात करें महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है और प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को दोस्तों यहाँ पे जो है गांधी जयंती मनाई जाती है। जी हाँ, गांधी जयंती कब मनाई जाती है। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जी हाँ, कोरिया के अंदर इसका आयोजन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें, गोरमारिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गोरमारिया है जो दोस्तों छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। तो यह पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भितरगांव मंदिर जो उत्तर प्रदेश में है किस वंश से संबंधित है। तो जो भितरगांव मंदिर है वो उत्तर प्रदेश में और वह गुप्त वंश से संबंधित है। जी हाँ, गुप्त वंश से संबंधित है और गुप्त वंश से है जो कि भितरगांव जो मंदिर है उत्तर प्रदेश का वह गुप्त वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि जो ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित गाना नाटू नाटू, जी हाँ, नाटू नाटू के निर्देशक कौन है। तो ये दोस्तों नाटू नाटू गाना कौन सी फिल्म का है। तो दोस्तों जो R3 RRR फिल्म आई है उसका गाना नाटू नाटू है जिसे ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उसके जो निर्देशक हैं वह MS किरावनी है। जी हाँ, MS किरावनी उसके निर्देशक हैं। तो यह क्वेश्चन भी दोस्तों आज पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, मार्च 2023 में राजस्थान सरकार कौन सा अधिकार देकर देश का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों मार्च 2023 में राजस्थान में एक कानून आता है जिसे राइट टू हेल्थ कहा जाता है, RTH कहा जाता है। और राइट टू हेल्थ को स्वास्थ्य का अधिकार कहा गया है। तो दोस्तों यह राजस्थान में RTH का यहाँ पे योजना लागू की गई थी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का शुभंकर क्या है। तो दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के जो तीसरे संस्करण का शुभंकरण जीतो रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या नकारात्मक थी। तो दोस्तों 2011 की जनगणना से बात करते हैं तो सबसे नकारात्मक जनसंख्या या जो दोस्तों पिछली जनसंख्या से भी कम जनसंख्या हुई है वह किस राज्य की हुई है। तो दोस्तों उस राज्य की बात करते हैं तो वह नागालैंड, जी हाँ, नागालैंड है जिसमें दोस्तों नकारात्मक जनसंख्या देखने को मिली है या दोस्तों कहा जाए कि यहाँ की जनसंख्या में कमी देखने को मिली है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2022 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में जूट की मिलों की संख्या सर्वाधिक थी। तो दोस्तों जो जूट की मिलों की सर्वाधिक जनसंख्या है वह वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बात करें, जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी दोस्तों जो उत्तरी मैदान है उसके अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। और दोस्तों जलोढ़ मिट्टी है जो कि मैदानी क्षेत्रों में, जी हाँ, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। और दोस्तों जो भारत के वर्गीकरण के जो हम यहाँ पे वर्गीकरण करते हैं तो उस वर्गीकरण में जो उत्तरी भारत क्षेत्र है उसमें प्रमुख यहाँ पे जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और यह मिट्टी उत्तरी मैदानों और घाटियों में व्यापक रूप से फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है। तो माई कंट्री इज माई लाइफ है जो लाल कृष्ण आडवाणी, जी हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी की है जो आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है पूंजीवाद क्या है। तो पूंजीवाद एक आर्थिक जो
जिसमें पूंजी के निजी स्वामित्व, उत्पादन की साधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण, स्वतंत्र औद्योगिक और प्रतियोगिता और उपभोक्ता द्रव्यों के अनियंत्रित वितरण की व्यवस्था की गई है, उसे ही दोस्तों पूंजीवाद कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण है जो कौन सी प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है? तो बात करते हैं लेटेराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा के कारण लिंचिंग प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो दोस्तों जो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण है, भारी वर्षा होने के कारण जो लिंचिंग प्रक्रिया होती है या हिमस्खलन होता है, लैंडफॉल होती है, उसके कारण इसका निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? तो मिल्खा सिंह दोस्तों जो भारतीय रेसलर है, उनकी फिल्म का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ है जो कि मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है जो कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर स्थित है। जी हाँ, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 1739 में किस ईरानी शासक ने भारत पर आक्रमण किया था? तो 1739 में दोस्तों जो ईरानी शासक नादिर शाह के द्वारा आक्रमण किया जाता है। जी हाँ, नादिर शाह के द्वारा यह आक्रमण किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, द्विवेही भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो द्विवेही है जो कि मालदीव देश की यहाँ पे जो आधिकारिक भाषा है वह द्विवेही है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण चीन सागर किस महासागर से संबंधित है? तो दक्षिण चीन महासागर है जो प्रशांत महासागर से संबंधित है। और दोस्तों विश्व के अंदर 5 महासागर है जिनमें सबसे बड़ा महासागर की बात की जाती है तो वह सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। जी हाँ, सबसे बड़ा महासागर है जो कि प्रशांत महासागर है। तो यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो भीमसेन जोशी का संबंध है जो किराना घराने से संबंधित है। जी हाँ, भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो एटीएम का पूर्ण रूप होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जी हाँ, ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पंचम दा के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंचम दा के नाम से राहुल देव वर्मन को जाना जाता है। या पंचम दा किसका उपनाम है? तो पंचम दा है जो राहुल देव वर्मन का उपनाम है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अनफिनिश्ड ए मेमोयर किसकी आत्मकथा का नाम है? तो जो अनफिनिश्ड ए मेमोयर है ये प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा का नाम है। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है, अनफिनिश्ड ए मेमोयर है। तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 कहाँ हुआ था? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 है यूपी के 4 शहरों के अंदर किया गया है। जी हाँ, यूपी के 4 शहरों में किया गया है जिनमें लखनऊ है, वाराणसी है, वाराणसी के अलावा गोरखपुर है और गौतम बुद्ध नगर है। और दोस्तों इस जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में जो शूटिंग प्रतियोगिता है वह दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना का वृक्ष किस वन में पाया जाता है? तो सिनकोना का वृक्ष है जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंदर पाए जाते हैं और सिनकोना नीलगिरी की घाटियों में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ, नीलगिरी की पहाड़ियां कौन से स्टेट के अंदर स्थित है? आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करें, गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गोटीपुआ नृत्य है जो कि उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने हवाई अड्डे पर कौन सी योजना शुरू की है? तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है उन्होंने श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की अवसर योजना का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों अवसर योजना जो श्रीनगर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहां से इसका आयोजन शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 भारत के किस देश को हराकर जीता है? तो ये दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरकॉन्टिनेंटल कप है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये दोस्तों फुटबॉल खेल से, जी हाँ, फुटबॉल से संबंधित है। और ये इंटरकॉन्टिनेंटल कप का 3रा संस्करण था। तो 2023 में जो ये सीरीज की करवाई गई है वह 3वां संस्करण करवाई गई है। उससे पहले बात करते हैं तो उससे पहले जो भारतीय फुटबॉल टीम है उन्होंने 2018 में केन्या को हराकर जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप का पहला संस्करण जीता था। तो दोस्तों इस इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का जो पहला खिताब दोस्तों भारत जीतता है। फिर दूसरे खिताब की बात करते हैं तो दूसरा खिताब है जो उत्तर कोरिया जीता है। जी हाँ, उत्तर कोरिया है जो कि तजाकिस्तान को हराकर 2019 में जीता है। और 2023 में दोस्तों तीसरे खिताब की बात करते हैं तो तीसरा खिताब भारत जीत जाता है। जी हाँ, तीसरा खिताब भारत जीतता है, लेकिन किस देश को हराकर जीतता है या 2023 में रनर अप टीम कौन सी है? तो लेबनान है जो कि यहाँ पे रनर टीम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं तो वह है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों की बात की जाती है तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व है। और दोस्तों इसमें बात की जाती है कि दोस्तों आवर्त सारणी इस प्रकार से बनी हुई है। जी हाँ, आवर्त सारणी आप सभी ने देखी होगी
कि और चांद इस प्रकार से बनी हुई है, तो यहाँ से आपका दोस्तों 118 जो है यहाँ पे राइट होता है। चलिए, आज के सेशन में हमने बात की कि 5 सितंबर को किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।